हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिनन, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल और टेक्सटाइल में भी देखने वाले हैं लिनन के बारे में। लिनन क्या होता है, इसका रेशा कैसे तैयार किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, इसके जो है प्रोसेस क्या होती है, इसके उत्पादन का क्रिया क्या-क्या किया जाता है इसके उत्पादन के लिए, इन सब को हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं जो आपका लिनन है, ये कैसा रेशा होता है? तो जब हमने रेशों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो वहाँ पर देखा था हमने जो हमारे प्राकृतिक रेशे थे वो 3 प्रकार के होते थे। एक तो आपको खनिज जगत से प्राप्त होता था, एक वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता था और एक आपको प्राप्त होता था प्राणिज जगत से। तो जो आपका ये लिनन है, ये आपको वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है और वनस्पति जगत में ये सबसे लंबा रेशा होता है। आपने देखा था कि जो ये लंबाई के आधार पर जब हमने देखा था, तो हमने आपको बताया था कि जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, वो स्टेपल कहलाते हैं, बहुत छोटे-छोटे रेशे होते हैं। तो जो ये आपके लीलन होता है, ये प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा होता है, ठीक? अगला क्या आ जाता है? अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यह किससे प्राप्त होने वाला है? तने से। जब हमने प्राकृतिक में भी देखा था, वानस्पतिक जगत में देखा तो हमने 3 प्रकार का देखा था। एक देखा था बीज से प्राप्त होने वाले, एक था पत्ते से प्राप्त होने वाले और एक था आपका तने से प्राप्त होने वाले। तो जो आपका लिनन है, यह तने से प्राप्त होने वाला रेशा है और यह फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपसे न जाने कितनी बार पूछा गया है कि लिनन के जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? यह लिनन प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तने से, पत्ती से या बीज से? तो ये 2 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो आपका फ्लैक्स का पौधा होता है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका वानस्पतिक नाम होता है लिनन यूसीटेडिशियम, ठीक? ये होता है फ्लैक्स के पौधे का वानस्पतिक नाम। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि लिनन में पैक्टिन नामक गोंद पाया जाता है। तो लिनन में क्या पाया जाता है? लिनन में पैक्टिन नामक गोंद पाया जाता है। और लिनन का साक्ष्य कब से मिलना शुरू हुआ? तो जो लिनन का साक्ष्य मिलता है आपको, वो 10,000 वर्ष पूर्व से ही मिलता है। लिनन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो जलवायु इसके लिए समशीतोष्ण, नम और आर्द्र होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी भुरभुरी व उपजाऊ होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको इतने सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास किस मिट्टी में अच्छा कपास मिलता है आपको? कमेंट करके आप बताएँगे, क्योंकि इससे पहले हमने कपास को ही डिस्कस किया था। आगे देख लेते हैं हम। आगे आ जाता है आपका ठंडा, विद्युत ताज़ा एवं बहता हुआ। इसमें आपको ये बताया जा रहा है, इसमें जो जल की आवश्यकता होती है, जल किस प्रकार का चाहिए होता है। जो इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी इसको 2 रूपों में इसके जो पानी होता है वो आपको ठंडा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए और पानी बहता हुआ होना चाहिए। ये तो हो गया इसमें पानी की आवश्यकता जो होती है। ये जो आपका फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स को 2 उद्देश्यों से बोया जाता है। इसके फ्लैक्स से तो एक तो आपको बीज मिलता है, दूसरा इसको रेशे के लिए। तो बीज का क्या करते हैं? बीज से आप तेल निकालते हैं और आपका जो रेशा होता है, रेशे के लिए क्या करते हैं? तो रेशे के लिए आपको 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहला ये कि जिन पौधों से सफ़ेद फूल प्राप्त होता है, उनके रेशे जो होते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं। लेकिन जो नीले फूल वाले रेशे होते हैं, वो उच्च श्रेणी के रेशे होते हैं। और आपको पता ही है बीज का प्रयोग हम तेल निकालने के लिए करते हैं, तेल प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब ये तो था आपका कि बीज को हम मतलब लिनन को किस तरह से इसकी खेती होती है, इसको इसके क्या-क्या उपयोग होते हैं, मतलब इसको किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है, ये किस जगत से पाया जाने वाला पौधा होता है या किस जगत से पाया जाने वाला रेशा होता है, किस पौधे से प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब लिनन का महत्व क्यों इतना है? क्यों लिनन इतना महँगा भी है, क्यों इसका इतना महत्व भी है?
तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका लिनन होता है, ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। लिनन का रेशा जो होता है, वो शुद्ध और जो है बहुत पवित्र माना जाता है। आपको पता है कि जो है इसको आपके लिनन का उपयोग जो है ये ज़्यादा महँगा होता है, इसलिए जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इसका जो है उपयोग बहुत कम पर कर पाते हैं। तो इसका प्रयोग काफ़ी जो है लिनन का प्रयोग काफ़ी मिस्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो मिस्र में इसे क्या मानते हैं? मिस्र में इसे शांति का प्रतीक मानते हैं, शांति का सूचक होता है। ये वस्त्र जो है अधिक सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है कि मिस्र की भूमि को क्या कहते हैं? लिनन की भूमि कहते हैं। मिस्र की भूमि को क्या कहते हैं? लिनन की भूमि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको ध्यान भी रखना है। अगला क्या आ जाता है? इसमें अद्भुत ठंडक होती है और ताज़गी देने वाला होता है। ये जो लिनन होता है, इसमें जो है एक अद्भुत ठंडक होती है और यह ताज़गी देने वाला होता है। यह श्रम साध्य रेशा है, मैंने आपको पहले ही बताया। यह सुंदर, आकर्षक, मजबूत, कोमल, ये बहुत ही अच्छा रेशा होता है। इसे पवित्रता का सूचक माना जाता है, हमने पहले ही देख लिया। इसे और क्या-क्या माना जाता है? इसे शांति का सूचक माना जाता है, वैभव का सूचक माना जाता है, ऐश्वर्य का सूचक माना जाता है। तो इसके अन्य नामों में भी आपको क्या ध्यान रखना है? मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांति का सूचक कौन-सा रेशा है या वैभव का सूचक कौन-सा है, ऐश्वर्य का सूचक कौन-सा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सारे लिनन की विशेषताएँ, एक प्रकार से इनकी विशेषताएँ हो जाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं लिनन की खेती, कि लिनन की खेती कैसे की जाती है। अब लिनन के रेशे को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी खेती करनी पड़ेगी। जब हम खेती में इसको बोएँगे, जोतेंगे, ये जो है बड़ा होगा, काटेंगे, छाटेंगे इसको, तभी तो रेशम हमें रेशा तैयार मिलेगा, तभी तो उसका वस्त्र बनेगा। तो इसके लिनन की खेती के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले भूमि तैयार करना है। भूमि तैयार करने का अर्थ क्या हो जाता है? लिनन का पौधा उगाने के लिए अधिक उपजाऊ और भली प्रकार से जो भुरभुरी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जुताई खेत होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। लिनन के रेशे बारीक हों, गहराई तक जाए, इसके लिए जो है इसका उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ठंड और आर्द्र मौसम में उपयुक्त होता है। इसको बोने का जो मौसम होता है, वो ठंड और आर्द्र होना चाहिए। आपको पता है जब आप इसके बीज को बोते हैं, तो बीज को बोने से पहले खेती ये महँगी क्यों होती है? क्योंकि इसको बोने में बहुत टाइम लगता है। इसको जो है इसकी खेती करने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भूमि तैयार करेंगे आप, तो सबसे पहले तो 6 वर्ष तक इसको जो है भूमि को उपजाऊ बनाएँगे। 6 साल तक इसमें कुछ बोएँगे, जोतेंगे नहीं, सिर्फ़ भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। और 1 साल में लिनन तैयार होता है। मतलब कि ये कुल मिला के आप देखेंगे तो 7 साल में केवल 1 फसल आप तैयार कर पाते हैं लिनन का, वो भी एक बार। तो ये भी एक इसका महँगा होने के कारण है। आपको पता है कि 1 साल में अगर कोई आपका मान लेते हैं कोई चीज़ आप उगाते हैं खेत में, 1 साल तक आपका खेत फँसा रहता है, तो सोचिए आपके बाकी फसलें कैसे होंगी। तो जब आप लिनन के लिए 7 साल का समय दे रहे हैं, इसका ये पॉइंट आपको नोट करना है कि लिनन तैयार होने में 7 साल में 1 फसल तैयार होती है आपकी। हमने ये विशेषता किसी में नहीं देखी है और ना ही देखेंगे। ये जो आपका लिनन है, लिनन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। 6 साल तक इसकी भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है और 1 साल लगता है इसके जो है पौधे को तैयार होने में, काटने में। तो जब इसकी भूमि तैयार हो जाती है 6 साल बाद, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें बीज बोते हैं। बीज क्या करते हैं, अब बीज कब बोते हैं, वो भी बोने का एक समय होता होगा। तो बीज को जो है अप्रैल या मई के महीने में बोया जाता है। फिर पौधों की देख-रेख करना, पौधों को उगने के बाद उसके आस-पास अगर मान लेते हैं घास-फूस जम गई है, तो उसको क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी से निकाल देते हैं। तो फिर 3 महीने में पौधा जो होता है आपका, ये सीधा होता है। कितने महीने में? 3 महीने में सीधा होता है।
अब इसकी देख-रेख कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि इसके लिए आपको मिट्टी तो भुरभुरी चाहिए होगी, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। पानी भी इसका बहता होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, मृदु होना चाहिए और क्या फिर इसकी देखभाल यही करनी होती है कि जो उसके छोटे-छोटे घास वगैरह होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। ये सब होते हैं इसके देख-रेख और फिर क्या हो जाता है बाद में कटाई हो जाती है। ये तो था कटाई की प्रोसेस आपकी बाद में ही आ जाती है, लेकिन ये पहले था खेती तैयार करना, लिनन की खेती करना। तो ये आपका खेती करने का इतना काम करते हैं हम इसको तैयार करने के लिए। अब आपको देखना है कि जो आपका ये लिनन है, इसके रेशे कैसे तैयार होते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ़ लिनन की खेती देखी, अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन मतलब लिनन का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? अब तो हमने बीज को बो दिया, बीज बड़ा भी हो गया मतलब पौधे भी बन गए, उसके पौधे भी बड़े हो गए। अब क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले करेंगे हार्वेस्टिंग। तो आपको ये जो क्रम दिया गया है इसका, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। विशेषकर जो नेट वाले हैं, उनके लिए उनको तो यही क्रम ही पूछा जाता है। और जो है आप टीजीटी, पीजीटी वाले हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस किस-किस में हो रहा है। जैसे हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हमने किस में देखा था, तो हमने ये देखा था आपका कपास जब पढ़ा था तो उसमें भी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस देखा था। लेकिन इसमें और भी कोई प्रोसेस आएँगे, कई प्रोसेस आने वाले हैं जो कि हमने कपास में नहीं देखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कपास में कौन-सा प्रोसेस देखा था और हमने लिनन में क्या प्रोसेस देखा था, रेशम में क्या देखा था। मतलब अभी रेशम तो नहीं पढ़ाया गया है, जब रेशम पढ़ाया जाएगा, तो रेशम का क्या प्रोसेस है और ऊन का क्या प्रोसेस है। तो इन सभी की प्रक्रिया को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पौधों को उखाड़ना। पौधों को उखाड़ना मतलब इसे हम क्या ध्यान रखेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो आपका लिनन का पौधा होता है, जड़ के पास पौधे का रंग नीला जब पड़ जाता है, तब बीज हरे रंग के फूल हरे रंग या पीले रंग, भूरे रंग में जो है ये बदल जाता है। तब पौधे को क्या करते हैं, जड़ सहित हम उसको उखाड़ लेते हैं। पौधे को जड़ सहित उखाड़ने पर ही लंबे और बिना टूटे हुए रेशे को प्राप्त करना तो संभव है। लेकिन अब इस पे क्या करेंगे हम, जब हमने पौधों को उखाड़ लिए तो ये हमको लंबे रेशे प्राप्त होंगे कैसे? उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, अब हमें इसको शुष्कीकरण करना होगा मतलब इस पे हमें ड्राइंग और रीपलिंग का प्रोसेस करना होगा। डाइंग एंड रिपलिंग का क्या मतलब होता है? तो जो हमने पौधों को उखाड़ा है, पौधों को उखाड़ने के बाद एक बंडल के रूप में उसे क्या करते हैं, बाँध कर कुछ दिनों के लिए सूखा मतलब सूखने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले जैसे आपका ये हो गया ऐसे लंबा-लंबा तो होता ही है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम एक बंडल में सब बाँध लेते हैं और जब इसको बंडल में बाँध लेते हैं, तो इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर पौधों के तने को झुला-झुला कर क्या करेंगे, हिलाने की प्रक्रिया करेंगे। इससे आपके जो पत्ते होंगे और जो बीज होंगे वो अलग हो जाएँगे। यह कार्य आप कैसे करते हैं? यह कार्य पौधों के सिर को एक यंत्र में से निकाल कर किया जाता है। तो इस बात की सावधानी रखनी होती है कि तना टूट ना जाए और किसी भी प्रकार की उसमें हानि ना हो। पत्ती और बीज हट जाने पर आप क्या करेंगे, तने को फिर से आप बंडल में बाँध देंगे। अब क्या किए आपने सबसे पहले तो इसको पौधों को उखाड़ लिया, फिर उसको जो है बंडल में बाँध लिया आपने। बंडल में बाँधने के बाद उसको थोड़ा रख दिए झुलसने के लिए। तो जब वो थोड़ा झुलस गया तो आपने उसको हिला-डुला कर क्या किया झुझलाया, जिससे उसके पत्ती और बीज निकल जाएँ। जब पत्ती और बीज निकल गए तब आपने उनको वापस बंडल में ही बाँध दिया। अब ये प्रोसेस होने के बाद आप करेंगे रीटिंग की प्रोसेस। मतलब क्या करेंगे, इसको गलाएँगे। तो रेशे को तैयार करने के लिए गलाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में तने को क्या करते हैं, भाप देकर रेशे का जो छाल होता है, ऐसे जो मतलब ऐसा रेशा होता है जो ऐसे छाल होता है उसपे, तो उसको भाप के द्वारा छाल को अलग कर लिया जाता है। ये क्रिया जब आप करते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपसे ज़रा से भी सावधानी हटी आपकी, तो क्या होगा, तो रेशे को हानि पहुँच जाएगी। अगर सन को मुलायम करने का कार्य अगर आपने ज़्यादा कर दिया,
तो भी रेशे को हानि होगी। अगर आपने आवश्यकता अनुसार नहीं किया मतलब जितनी उसको ज़रूरत है उतना आपने नहीं किया तो आपका रेशा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये तो था ये गलाने का प्रोसेस था। अब अगला आ जाता है तोड़ना तथा पीट कर रेशे अलग करना, मतलब ब्रेकिंग एंड डॉटिंग। ब्रेकिंग एंड डॉटिंग का क्या मतलब हो जाता है? अब जो तना है, तना पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, तना पूर्ण रूप से सूख जाता है जब आपने उसको गला दिया उसको। अब ये गलाने का प्रोसेस भी 4 प्रकार का होता है, हम आगे इसके बारे में अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ये प्रोसेस याद रहे आपको इसीलिए मैंने उसको बीच में नहीं लिखा है। तो जो क्या करेंगे जब ये तना सूख जाता है तब इसको मशीन के द्वारा निकाला जाता है, जिससे क्या होगा तने का जो बाहरी भाग होता है वो टूट जाता है। इससे दूसरे यंत्र के द्वारा इसको निकाल लिया जाता है। जो ये टूट जाता है रेशा इसको जो है दूसरे यंत्र के द्वारा निकाल लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर इसको जो है लकड़ी वाले भाग से अलग करके इसको निकाल लिया जाता है। जो आपका रेशा होता है तो इन रेशों को निकाल लेते हैं हम। फिर क्या करते हैं, फिर सन को साफ करने की प्रक्रिया होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैकलिंग एंड कॉम्बिंग। आपने कॉम्बिंग इससे पहले भी पढ़ा था। फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हैकलिंग करेंगे और हैकलिंग और आपके क्या आ जाएगा, कॉम्बिंग। इसका जो इंग्लिश वर्जन है इसको आपको ध्यान रखना है। यह जो है इस पे सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। यह जो है क्या होती है, सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है कौन-सी, हैकलिंग एंड कॉम्बिंग की। तो उसके इसके उपरांत जो आपका रेशा होता है ये इस योग्य हो जाता है कि इसकी कताई की जा सके। जो ये आपकी लास्ट प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया के बाद आपका रेशा कताई के योग्य हो जाएगा। इसमें हम कंघी क्यों करते हैं? हमने कपास में देखा था कंघी इसलिए किया जाता है जिससे जो आपके रेशे आपके छोटे बड़े हो गए हैं वो समांतर हो जाएँ। समानांतर करने के लिए जो है क्या किया जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है। अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है फिर कताई किया जाता है, स्पिनिंग। अब लिनन का सुंदर, लंबा और बढ़िया प्रकार का सूत निकालने के लिए सन को गीली अवस्था में अगर आप काटते हैं, जो आपका फ्लैक्स है, अगर इसे आप जो है गीली अवस्था में काटते हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा, सुंदर और जो बढ़िया क्वालिटी का रेशा होता है, वो निकलता है। लेकिन जो घटिया आपका सूत निकलता है, घटिया प्रकार के सूत की अगर आपको आवश्यकता है, घटिया सूत लेते हैं, तो वो सूखी अवस्था में उसकी कताई की जाती है। अगला आ जाता है बुनाई। वीविंग क्या होता है? तो बुनाई की प्रक्रिया वस्त्र की बुनाई हो जाने के उपरांत इसे क्या करते हैं हम? इसे ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग किया जाता है और सस्ते प्रकार के जो वस्त्रों होते हैं, वस्त्रों में कलफ कर दिया जाता है। इनकी धुलाई कैसे करनी है? वस्त्र की धुलाई पर उसकी जो है प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब हम जो क्लफ कर देते हैं मतलब जो मार लगा देते हैं, आपने देखा होगा कभी-कभी कोई कपड़े होते हैं एकदम पूरा टाइट-टाइट सा होता है, ऐसे कड़ा-कड़ा सा होता है, तो क्या होता है उसपे मार लगा होता है। तो जो ये मार लगा देते हैं, ये धुलाई के बाद जो है खराब हो जाते हैं, ठीक? तो ये था जो है आपका जो कताई बुनाई सब हो गई तो आपका वस्त्र जो है वो तैयार हो जाता है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है जो हमने देखा था गलाने की प्रक्रिया। तो गलाने की प्रक्रिया हमने देखा था वो 4 प्रकार की होती है। गलाने की विधि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका पानी के द्वारा गलाना। जो तने के बंडल होते हैं उसको क्या करते हैं, उसे बहते हुए जो है पानी में या रुके हुए पानी में डुबोकर लगभग 2 सप्ताह तक 2 सप्ताह तक उसको जो है उसी में रहने देते हैं। सबसे अच्छे प्रकार का रेशा उस समय निकलता है जब बंडल को ठंडा और धीमी गति में बहते हुए पानी में उसको डुबोकर रखते हैं। जो ठहरा हुआ पानी नहीं है, जो हल्का धीमी गति से बह भी रहा हो, उस पानी में जो है अगर आप इसको डुबोते हैं अपने बंडल को, जो हमने बंडल बनाया था लिनन के पौधे का, अगर आप उसमें भिगोते हैं फिर ये क्या होगा, फिर आपका ये सबसे अच्छा जो है रेशा प्राप्त होता है। अगला आ जाता है आपका ओस के द्वारा गलाना। मतलब सन का जो तना होता है, तनों को मैदान में ऐसे फैला दिया जाता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी, ओस की बूँदें, वर्षा का पानी ये सब पड़ता है।
इससे क्या होगा, इससे तनों को खुला स्थान पर उस समय तक पड़ा रहने देते हैं जब इस तने में सरलता पूर्वक अलग-अलग नहीं हो जाते। जब तक ये तने रेशा तने से जो है सरलता पूर्वक आसानी से मतलब अलग नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम कहाँ रखते हैं, ओस में ही रखते हैं, खुले स्थानों पर छोड़ देते हैं। अगला आ जाता है आपका लकड़ी के द्वारा जो गलाना होता है। इसमें क्या होता है, तो लकड़ी के द्वारा गलाने का मतलब होता है सन के तने को लकड़ी के बर्तन में 70 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी में उस समय तक डुबोकर रखते हैं जब तक तना कोमल नहीं हो जाता है, तब तक तने को पानी से नहीं निकालते हैं। आपको ये गलाने की प्रक्रिया क्यों की जा रही है? गलाने की प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि जो ये तना है, तने से रेशा अलग हो जाए। तो जब तक तने से रेशा अलग नहीं होगा, हम उसको निकालेंगे क्यों? तो हर प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक वो तना अलग नहीं हो जाता है रेशे से, तब तक वो प्रक्रिया की जाती है। अगला आ जाता है आपका कि रासायनिक विधि द्वारा कैसे किया जाता है? तो रासायनिक विधि द्वारा जो है इसकी गलाने की प्रक्रिया में आप सोडा ऐश हो गया, ऑक्ज़ैलिक सोडा हो गया, कास्टिक सोडा को गर्म पानी में डालकर किया जाता है। ये भी प्रक्रिया कब तक करेंगे? ये भी प्रक्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि यह रेशा तना से अलग नहीं हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, इसी प्रकार से आप तने को जो है रेशे से अलग कर देते हैं। तो ये आपकी हो जाती है गलाने की प्रोसेस। आप इसको गलाकर इसको निकाल देते हैं। फिर अगला आ जाता है आपका परिसज्जा देना। अब हमने देख लिया, हमने कताई और बुनाई तो कर ली थी। अब हम इस पे परिसज्जा भी देंगे। जो हमारा लिनन है इसकी कुछ परिसज्जाएँ भी करेंगे, तभी तो वो कपड़ा पहनने में, देखने में आकर्षक लगेगा, उसको पहनेंगे। तो क्या करते हैं परिसज्जा देने के लिए? सबसे पहले इसकी कुटाई करते हैं। कुटाई करने का मतलब क्या हो जाता है? इसको कुटाई क्यों की जाती है? लिनन की कुटाई इसलिए की जाती है ताकि उसमें लोचमयता और समान मोटाई आ जाए, इसीलिए कुटाई की जाती है। फिर कैलेंडरिंग की जाती है। कैलेंडरिंग का अर्थ क्या होता है? कैलेंडरिंग क्यों की जाती है? तो चमक और चिकनेपन के लिए कैलेंडरिंग की जाती है। आपने अगर टेक्सटाइल की दूसरी क्लास ली है तो उसमें हमने टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया था। वो सारे टर्मिनोलॉजी आपको इसी प्रोसेस में मिलने वाले हैं। मतलब एक ही रेशे में नहीं, कई जब हम रेशे पढ़ने वाले हैं, जैसे कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया और आपका रेशम हो गया, इन सब को जब हम पढ़ेंगे तो कहीं न ये आपके टर्म जो है काम आएँगे। अगला है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो वो की जाती है चमक के लिए। अब साइजिंग आ गया। साइजिंग का मतलब आकार में वृद्धि करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। अगला आ जाता है आपका सलवट प्रतिरोध। सलवट प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाता है? प्रतिस्पंदता और आसान देखभाल के लिए। प्रतिस्पंदता और प्रत्यास्थता में क्या अंतर है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एक बार नहीं मैं कई बार बता चुकी हूँ कि प्रतिस्पंदता और प्रत्यास्थता क्या होती है। अब आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है लिनन की भौतिक विशेषताएँ। लिनन की भौतिक विशेषताएँ क्या हैं? तो लिनन की भौतिक विशेषताएँ भी होती हैं और रासायनिक विशेषताएँ भी होती हैं। तो आपको पता है ये जो लिनन है आपका, यह किसका सूचक होता है? ऐश्वर्य का सूचक होता है। और क्या होता है? वैभव को सूचक होता है। मतलब यह एक बहुत ही अच्छा रेशा होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएँ हैं जिसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ये जो लिनन होता है इसकी किसका संगठन होता है? तो CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है ये इसकी संगठन होता है। फिर इसमें सेलुलोज पाया जाता है। जो आपका लिनन होता है ये सेलुलोज़िक रेशा होता है। इसमें सेलुलोज कितना होता है? इसमें 66 से 70% सेलुलोज होता है। और इसमें जो है पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन एक गोंद होता है। तो ये क्या होता है? पेक्टिन इसमें पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 25%। बाकी 5 से 8% जो है आपकी इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसमें चमक जो होती है लिनन की वो रेशम के समान होती है, मतलब सिल्क के समान होती है।
और इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास जो होता है वो 15 से 18 माइक्रोन होता है। वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला सबसे लंबा रेशा है, हमने पहले ही देख लिया, इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 20 इंच की होती है। आगे हम देख लेते हैं इसकी और क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी तन्यता कम होती है, पानी की अवशोषित करने की क्षमता भी इसकी कम होती है, ताप का यह सुचालक होता है, घर्षण को सहने की क्षमता होती है, जो आपका लिनन है ये घर्षण को सह सकता है। आगे जलने पर कागज जैसा गंध देता है और लौ इसकी पीली होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि कागज जैसी गंध जलने पर कौन सा रेशा देता है। तो वो आपका जो लिनन का रेशा होता है वो जलने पर कैसे कागज के जैसे गंध देता है और पीली लौ के साथ जलता है। कीड़े नहीं लगते हैं लेकिन फफूंदी लगती है इसमें। श्रेष्ठ गुड़ का रेशा पीले रंग का होता है। जो इसमें श्रेष्ठ गुड़ का रेशा होता है वो कैसा होता है? वो पीले रंग का होता है। गीली अवस्था में इसकी 20% मजबूती जो है वो बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता कितनी होती है? तो वो होती है 6 से 8% होती है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये तो थे लिनन के भौतिक गुण। अब हम देख लेते हैं लिनन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो लिनन के रासायनिक गुण में सबसे पहले आ जाता है जो एसिड का प्रभाव होता है, वो एसिड का प्रभाव लिनन पर बुरा पड़ता है और एल्कलाइन का प्रभाव जो है वो अच्छा पड़ता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्कलाइन का प्रभाव तो अच्छा पड़ता है लेकिन एसिड का प्रभाव जो होता है वो बुरा पड़ता है। किस पर? लिनन पर। अगला आ जाता है रंग मुश्किल से चढ़ता है। नमक और फिटकरी से इसका रंग जो है वो पक्का किया जाता है। घरेलू ब्लीच का उपयोग किया जाता है। पसीना सोखने की क्षमता होती है। जो आपका लिनन होता है इसके पसीना सोखने की क्षमता होती है। तो ये हमने लिनन के बारे में पढ़ा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यहाँ से एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो जो आपका पेक्टिन होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? इसमें पेक्टिन पाया जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये सेलुलोजिक रेशा है। सेलुलोजिक रेशा है, वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। और हम इसके ऊपर के पॉइंट थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये क्रम याद रखना है, जो उत्पादन का क्रम है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस किसके बाद होती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर ड्राई एंड रिपलिंग करेंगे, फिर रेटिंग करेंगे, ब्रेकिंग एंड डॉटिंग करेंगे, फिर हैकलिंग एंड कॉम्बिंग करेंगे, स्पिनिंग करेंगे और फिर वीविंग करेंगे। ये आपके इतने प्रोसेस होते हैं लिनन पर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपका लिनन जो है वो किसका सूचक है? वो पवित्रता का सूचक है, ताजगी होता है इसमें, वैभव का सूचक है, शांति का सूचक है, ऐश्वर्य का सूचक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक। और क्या आपको यहाँ से ध्यान रखना है? आपको ये पता ही है, या वानस्पतिक जगत का रेशा है, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। और इसके पौधे का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है। तो जो आपका ये तना से जो आपका रेशम होता सॉरी रेशम नहीं, लिनन होता है, या लिनन आपका फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको लिनन के बारे में ध्यान रखने हैं। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। हमारा लिनन समाप्त हो गया है। कल हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में। तो रेशम के बारे में हमारी कल चर्चा होगी। आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, हेल्पफुल है या नहीं है। और मुझे इसमें कुछ और आपको क्या और डिटेल में चाहिए, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करती हूँ पॉइंट टू पॉइंट लिखने की। अगर हम बहुत डिटेल में लिखेंगे तो ये आपको भी दिक्कत हो जाएगी और मुझे भी जो है लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बस मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आता होगा। अगर आप अपने पास एक बुक रखते होंगे तो पूरा ये आपको समझ में आएगा। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बुक के नाम बता दिए हैं, बुक ज़रूर ले लीजिएगा। चाहे एक ही बुक ले लीजिएगा, लेकिन एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक ले लीजिएगा, लेकिन बुक ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।